नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 8 बजे क्लास के अंदर संविधान पॉलिटी इसकी आज अपने क्लास नंबर 7 नंबर की सीरीज की बात करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 6 तक 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करवा दिया और आज अपने 8 बजे क्लास नंबर 7 की बात करेंगे। और इसके अंदर आरपीएससी ने जितने भी 2011 से लेकर 22 तक जो भारत और राजस्थान के जो पॉलिटिकल के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो अपने अलग से उनको अपने रिवाइज करें ताकि पता चले भी एग्जाम के अंदर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की अपनी ये क्लास नंबर 7 नंबर रहने वाली है और ये क्लास सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ब्रह्मास्त्र पर्सन के रूप में आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो आज की अपनी ये क्लास नंबर 7 नंबर रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करें। और जो मैं आपको ये क्लासें दे रहा हूँ ना, इसका टेस्ट आपको मिल रहा है। पीछे वाली क्लासों का अभी टेस्ट पड़ा है, वो अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। और आज आपके लिए 12 बजे तक इसमें 50% का ऑफ भी चल रहा है। तो जितनी भी अपनी ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना करंट अफेयर्स की, और इसके अलावा ये आरपीएससी वाली है, तो इन सभी पर आज आपके लिए 50% का ऑफ दिया जा रहा है। 12 बजे तक है, सिर्फ अभी आपके लिए 4 घंटे शेष है। तो इस ऑफर का फायदा उठा लेना। और जो पीछे वाली जो मैंने क्लासें दी है उसका टेस्ट भी आपको ऐप में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अपना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है, वो उदयपुर के अंदर है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा बात आइए उसके उदयपुर में उसके सभापति कौन होते हैं। उसके सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। आपने करंट के अंदर पढ़ा होगा, कोई भी यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र है तो वहां पर कोई भी चीज उद्घाटन होता है तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा वहां पर उसका उद्घाटन किया जाता है। अब बात आई है राजस्थान के राज्यपाल की, तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राजस्थान के राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। भी 153 में ये माना गया है कि राज्यपाल के पद का उल्लेख है 153 के अंदर। 154 में दी हुई है कार्यपालिका का संविधानिक प्रमुख होता है, 154 में ये दिया हुआ है। इसके अलावा 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति है, भी राज्यपाल की नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके अलावा 156 में दी हुई है राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। 157 में दिया हुआ है राज्यपाल का पद हेतु योग्यताएं। 198 दी हुई है राज्यपाल की सेवा शर्तें। और 159 में है राज्यपाल की शपथ। और 160 में है कुछ आकस्मिक राज्यों में कर्तव्यों का निर्वहन ये दिया हुआ है। तो ये इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। राजस्थान का राज्यपाल, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन पहले भी, इससे पहले मैंने जो क्लासें करवाई है वो मैंने करवा दिया। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया है। देखो मैंने पीछे वाली क्लासों में मैंने बताया था, भी याद रखना है भी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, दूसरे राज्यों के वो राज्यपाल भी रहे थे। अब इसमें बात आई है, सबसे पहले देखो मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी की बात करें तो ये हरिदेव जोशी है, ये त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे थे। इसने पूछा भी सुमेलित नहीं है, तो ये त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे, ये तो रहे थे असम के, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इन 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर है, ये रहे थे असम के राज्यपाल, बिल्कुल सही है, असम के राज्यपाल रहे थे, एक ही राज्य के। और जगन्नाथ पहाड़िया है, ये बिहार और हरियाणा के राज्यपाल है रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों, ये 4 जो मुख्यमंत्री हैं ये राज्यपाल तो रहे थे, लेकिन हरिदेव जोशी है ना,
ये रहे थे असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है रहे थे। ये पॉइंट मैंने कुछ दिन पहले भी पीछे वाली क्लासों में करवाया था। किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? किस वर्ष है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994 का, उसकी अगर अपने बात करें तो संशोधन करके पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था, और ये किया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया? सन 2000 के अंदर पंचायत समितियों के अंदर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? अब भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने उस समय उन प्रधानमंत्री को उस समय कौन थे कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो उस समय कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ऐसे मुख्य प्रधानमंत्री थे जिनको एक कार्यवाहक राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी। अब देखो बात आई है मोरारजी देसाई, तो मैं बता देता हूँ मोरारजी देसाई हैं ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे और इनको जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। अब इनके समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे जिनको इनको शपथ दिलाई गई थी? उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बसपा दनपा जत्ती। कौन थे? बसपा दनपा जत्ती, ये थे। उनके द्वारा इनको कार्यवाहक पद की शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा मोरारजी देसाई एक तो चौथे प्रधानमंत्री थे, इसके अलावा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे, और उप प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। यानी कि सबसे पहले ये उप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बनने वाले ये प्रथम पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रधानमंत्री का पद संभालने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन था? वो भी था मोरारजी देसाई। निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? यानी कि अब आपको क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो, इसमें आपको बताना भी ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो उसमें दो ही थे। कौन कौन से थे? वो थे, ध्यान रखना, एक तो एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। और एक तो एम हिदायतुल्ला। ये दो ही उपराष्ट्रपति थे उस समय जिनको निर्विरोध निर्वाचित ये हुए थे। जिसका उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। तो ये दो ही उपराष्ट्रपति थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे सही सुमेलित आपको बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और यहाँ पे शब्दावली, तो अलग अलग 21 अनुच्छेद में क्या कुछ दिया हुआ है ये बताना है। तो 255(1) में दिया हुआ है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, बिल्कुल सही है। 255(1) में दिया हुआ है भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। 18(3) के तहत माना गया है राष्ट्रपति की सहमति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 18(3) कहता है राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। 113(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश भी होनी चाहिए 113(3) में। और इसका 4 नंबर जो कथन है वो सम्मिलित नहीं है। 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? देखो ये ग्राम सभा तो मैंने आपको पीछे कितनी बार बता दी। तो कौन सा अधिनियम या नियम है जो राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? सबसे पहले देखो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ये तो बिल्कुल नहीं करता। इसने पूछा है भी अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो ग्राम सभा का जो उल्लेख है ना वो किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 243(a) के अंदर। कहां पर है? 243(a) के अंदर राजस्थान में ग्राम सभा का उल्लेख दिया हुआ है। इसके अलावा ये मैंने बता दिया 1994 नहीं है। राजस्थान पंचायती राज 1996, ये तो अधिनियम ही नहीं है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में प्रांत है अधिनियम 1999, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में प्रांत में नियम 2011, ये बिल्कुल कथन सही है। 4 नंबर है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है जो नियम है 2011 का, वो उसमें
नियम है। तो ग्राम सभा की बात आई है, तो ग्राम सभा आपको पता है वर्ष में 4 बैठकें होनी चाहिए और कम से कम वर्ष में 2 बैठकें उसकी होनी अनिवार्य मानी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संयुक्त बैठक 2011 का नियम यहाँ पे लागू होता है। कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो इसमें आपको चारों कथन दिए हुए हैं, इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले बात आती है शिवचरण माथुर। सबसे पहले मैं बता देता हूँ हरिदेव जोशी, ये तो रहे थे, ये रहे थे 1990 से लेकर 92 के बीच में नेता प्रतिपक्ष के नेता रहे थे हरिदेव जोशी। इसके अलावा जो शिवचरण माथुर है, ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है नहीं रहे। एक तो ये शिवचरण माथुर हो जाएंगे। इसके अलावा अशोक गहलोत है, ये भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे थे, तो ये दोनों नहीं रहे। और वसुंधरा राजे है, ये भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही थी, तो ये दोनों नहीं रहे थे, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों, 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? अब देखो बात आई है लोकायुक्त की, अब बात आई है लोकायुक्त। अब इनमें से आपको बताना भी ऐसे कौन से पदाधिकारी के खिलाफ है ना जो राजस्थान का लोकायुक्त है वो उसको शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा है? अब सबसे पहले बात आती है पंचायत समितियों के प्रधान व उप प्रधान। तो इसमें आप देख सकते हो इनकी तो वो जांच कर सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायत समितियों के प्रधान उप प्रधान की कर सकता है। स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी कर सकता है। जिला परिषद का उप प्रमुख है उसभी की कर सकता है, लेकिन सरपंच और पंच की लोकायुक्त है वो उसकी जांच नहीं कर सकता। इसका उत्तर नंबर हो जाएगा 3 नंबर है। और इसके अलावा लोकायुक्त की बात आई है, तो लोकायुक्त का शपथ कौन दिलाता है? शपथ लोकायुक्त को राजस्थान का राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र भी राजस्थान के राज्यपाल को देता है और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना, भी लोकायुक्त होता है ना वो 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता, ये भी एग्जाम के अंदर आ गया है। कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? अब देखो राजस्थान मानवाधिकार आयोग तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया क्लास के अंदर, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ, बिल्कुल सही है। 18 जनवरी 1999 में अधिसूचना में जारी हुआ। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, बिल्कुल सही है। ए और बी तो बिल्कुल ही सही है, इनमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष का प्रावधान व 3 सदस्यों में किया गया कथन बिल्कुल सही है। सिर्फ इसमें एक अध्यक्ष और 2 ही सदस्य होते हैं, तो ये 3 ही टोटल 3 ही होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो ये कथन गलत हो गया ना यहाँ पे। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। जो भूतपूर्व अध्यक्ष है ना वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रह सकते हैं। इसका उत्तर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी और डी 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे? अब देखो बड़ा गजब का आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है भी उच्चतम न्यायालय के ऐसे कौन सी न्यायाधीश है जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहते? ऐसे कौन सी हैं इनमें से जो राजस्थान के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे? तो न्यायमूर्ति एनएम कासरीवाल, ये तो बिल्कुल ही रहे थे। न्यायमूर्ति बीबीएस चौहान, ये भी रहे थे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा न्यायमूर्ति ए के ठाकुर माथुर, ये भी रहे थे। लेकिन जो न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी है ये राजस्थान के अंदर न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे। ये देखो बड़े गजब के आरपीएससी ने, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। एमएम कासलीवाल भी रहे थे, इसके अलावा चौहान माथुर भी रहे, और इसके अलावा एक थे जीएस सिंह भी है ना, ये भी रहे थे राजस्थान उच्च न्यायालय में। और आर एम लोढ़ा ये भी रहे थे, दिनेश माहेश्वरी है, अजय रस्तोगी है, ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? कौन है
राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे थे। अब बात आई है राजस्थान विधानसभा की। अब देखो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे थे, वो रहे थे पूनम चंद बिश्नोई। अब देखो ये 3 पद संभाले थे इन्होंने। एक तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे थे पूनम चंद बिश्नोई। अगर आपसे पूछ ले भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन रहे थे, एक तो था पूनम चंद बिश्नोई भी थे, इसके अलावा निरंजन नाथ आचार्य भी थे, ये थे सिर्फ ओनली अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और इसके अलावा शांतिलाल चंपलोत भी थे, ये तीनों रहे। और इसके अलावा थे समर्थलाल मीणा, ये भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे थे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये रहे थे तीनों ही पूनम चंद बिश्नोई। तो ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखो कितनी बार मैंने क्वेश्चन बता दिया, राजस्थान विधानसभा में पूछा है स्थगन प्रस्ताव। एक तो स्थगन प्रस्ताव, अब देखो इसमें भी पूछा क्या है स्थगन प्रस्ताव। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये होते हैं सारे। बात आई है स्थगन प्रस्ताव की, तो इसमें कथन पढ़ो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है, बिल्कुल कथन सही है। भी अगर अपने ये स्थगन प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करेंगे तो अध्यक्ष की, जो विधानसभा अध्यक्ष है उसकी सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया ना, विशेषाधिकार का यहाँ पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। भी एक ही बैठक में एक प्रस्तुत नहीं होंगे एक से अधिक प्रस्ताव, भी एक ही बैठक के अंदर एक से अधिक जो है प्रस्ताव वो प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला सही है, और इसके अलावा सी भी सही है और डी भी सही है। तो ए, सी और डी ये कथन यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो स्थगन प्रस्ताव है ना, इसको विधानसभा में लाने के लिए कम से कम राजस्थान के 20 जो सदस्य है ना, 20 सदस्य उनके हस्ताक्षर होने आवश्यक है। और ये स्थगन प्रस्ताव चर्चा आरंभ होने के 2 घंटों के भीतर यदि वाद विवाद समाप्त न हो तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इस पर कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा। तो ये चीजें याद रखा करो बढ़िया तरीके से। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया और अब इसको राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, ये कथन पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो अपने तो राजस्थान के अंदर पढ़ते ना भी, ये अनुच्छेद इतने के अंदर राज्यपाल है, राज्यपाल इतनी शपथ लेता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, बस अपनी चीजें यही पढ़ी है। लेकिन मेन मुद्दा ये होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब क्या करेगा, राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, अगर अनुमति दे दी तो वो अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। अब देखो पंचायतों के लिए गठित है राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की बात आई है। आज का ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। अब इसने पूछा भी पंचायतों के लिए राजस्थान वित्त आयोग का संविधान के अंदर उल्लेख है 243 जय के अंदर, 243 जय के अंदर इसका उल्लेख दिया हुआ है। ये तो है पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले नगरीय संस्थाओं हेतु राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है, तो नगरीय संस्थाओं हेतु उल्लेख है 243 में। कहां पर है, 243 में के अंदर इसका उल्लेख है दिया हुआ है, या इसका वाई भी हो सकता है, इंग्लिश में वाई और हिंदी में मैं, और इसका हिंदी में जय और आई इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अब बात आई है थोड़ी सी मैं बता देता हूँ राजस्थान राज्य वित्त आयोग की, तो इसका कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का। और इसके अलावा ये नियुक्त इसको कौन करता है, नियुक्त करता है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, नियुक्ति करता है मंत्री परिषद की सलाह से, और
हटाने की प्रक्रिया है वो भी राज्यपाल इसको हटा सकता है। इसके अलावा त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। और इसका प्रथम राज्य जो वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को इसका गठन हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष थे राज्य वित्त आयोग के कृष्ण कुमार है गोयल। तो ये इतनी चीजें याद रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 243 जय में इसका उल्लेख है दिया हुआ है। तो जितनी भी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना, देख लेना आने वाला एग्जाम है ना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपके बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल तैयार है होती जाएगी। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया कोई नोटिफिकेशन आ गया और सुबह मेरी 7 बजे डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। इसके अलावा आज आपको ऑफर का अंतिम दिन है। ये नव वर्ष पर आज आपके लिए 50% की ऐप के अंदर छूट चल रही है। बढ़िया तरीके से अपनी जितनी भी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है आप उन पर छूट का फायदा उठा सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।